हेलो स्टूडेंट्स। आज की रिवीजन क्लास में हम लोग बायोमॉलिक्यूल चैप्टर को रिवाइज करेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड को मेनली मैंने यहाँ रिवीजन कराने की कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को। और इसमें थ्योरी का पॉइंट बहुत ज़्यादा है, थ्योरी का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें तो मैंने पहले से ही लिख रखी हैं। रिएक्शंस ज़्यादातर वे ही रिएक्शंस आती हैं जो पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ रखी है, तो रिएक्शंस याद रखने की जैसे कुछ नहीं होगा, बट इसमें स्ट्रक्चर्स जरूर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और उनके कुछ फंक्शंस जो हैं वो भी आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। तो शुरुआत करूंगा मैं कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर से, कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन से। फर्स्ट लेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? अगर टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, मींस ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स जिनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच्ड हो, या फिर ऐसा एल्डिहाइड कीटोन, ऐसा कोई कंपाउंड जो कि इन कंपाउंड्स के हेमी एसिटैल या साइक्लिक हेमी एसिटैल या साइक्लिक हेमी कीटैल या साइक्लिक एसिटैल और कीटैल हो, किनके? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन के। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पार्ट जो है वो अभी मैं स्ट्रक्चर्स जब आपको बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड, इनके कुछ पार्ट्स हैं, क्लासिफिकेशन है। मोनोसैकेराइड्स तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका आगे हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, वे खुद पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, गैलेक्टोज, मैनोज, और इसके अलावा बहुत सारे नेम अभी आने वाले हैं। इसके अलावा जो डाइसैकेराइड्स हैं वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर दो मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड्स के बनते हों। अगर कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है तो मोनोसैकेराइड, अगर हाइड्रोलाइसिस होने के बाद दो मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के बनते हैं तो डाइसैकेराइड, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये इसी के एग्जांपल्स हैं। फिर आता है ट्राइसैकेराइड्स। क्या होते हैं ट्राइसैकेराइड? ऐसे सैकेराइड्स हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। टेट्रासैकेराइड मींस 4 मॉलिक्यूल, अगर टेट्रासैकेराइड का मतलब हुआ एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस हुआ और 4 मॉलिक्यूल बने मोनोसैकेराइड के, तो टेट्रा सैकेराइड हो गया। ठीक है। ऐसे ही हो गया पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर बहुत से मॉलिक्यूल बनते हो, किसके? मोनोसैकेराइड्स के, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये इसी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं इसका जनरल नेमिंग, जनरल नोमेनक्लेचर फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें मैक्सिमम के एंड में जो सफिक्स है वो ओज सफिक्स का यूज किया जाता है। स्टार्च वगैरह को छोड़ दो, ग्लाइकोजन वगैरह को, पर मैक्सिमम के अंदर हम लोग ओज सफिक्स का यूज किया जाता है उनके नेम में। ठीक है। अगर उनमें कार्बन एटम्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन देखा जाए, नेमिंग देखा जाए, तो 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट को ट्राइओज कहा जाता है, 4 कार्बन कंटेनिंग जो है उसे टेट्रोज कहा जाता है, 5 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट को पेंटोज, इसी तरह से हेक्सोज, इसी तरह से हेप्टोज भी होते हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट हो तो उसे एल्डोज कहा जाएगा, कीटोनिक ग्रुप कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट हो तो उसे कीटोज कहा जाता है। अच्छा, उसमें यह भी इंडिकेट करना चाहो कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, प्लस उसमें कार्बन कितने हैं, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट हो, एल्डोज जिसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाएगा एल्डोट्राइओज। ठीक है, एल्डोट्राइओज। अगर कीटोनिक ग्रुप है और उसमें 3 कार्बन है तो कीटोट्राइओज। इसी तरह से 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड वाला कार्बोहाइड्रेट है तो एल्डोटेट्रोज, फिर 5 के लिए एल्डोपेंटोज, फिर एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेप्टोज तक ही होते हैं नेचर में। ऐसे ही कीटोट्राइओज, कीटोटेट्रोज, पेंटोज, कीटोहेक्सोज, इस तरीके से उनकी नेमिंग की जाती है। नेक्स्ट लेते हैं क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो है शुगर्स और दूसरा है नॉन शुगर्स। ठीक है, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। 3 कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर इन्हें शुगर्स एंड नॉन शुगर में डिवाइड किया गया है। शुगर्स तो क्रिस्टलाइन होते हैं, ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। दूसरा, ये टेस्ट में मीठे होते हैं, ये टेस्ट लेस होते हैं, मतलब मीठे तो नहीं होते।
नेक्स्ट है ये वाटर में सॉल्युबल हैं और नॉन जो शुगर्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल हैं। क्लियर है? ये 3 कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे शुगर्स और नॉन शुगर में इन्हें डिवाइड किया गया है। जितने भी नॉन शुगर्स हैं वे सभी पॉलीसैकेराइड्स हैं। पॉलीसैकेराइड कौन से? जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर मोनोसैकेराइड के बहुत से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन वो इसी कैटेगरी में थे और नेम मैंने पहले भी लिखवा दिए। फिर शुगर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है वो मोनोसैकेराइड है, जिनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है वो ओलिगोसैकेराइड्स है। ठीक है, फिर उनके कुछ एग्जांपल्स, उनके नेम्स, अगर नेम याद ना रहे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसमें नेम और स्ट्रक्चर के अलावा कुछ ज्यादा कोई चीजें हैं भी नहीं। ठीक है, तो ट्राइओज की अगर मैं बात करूं तो ग्लिसरॉल्डिहाइड नेम याद रखिएगा। टेट्रोज 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड वाले कंपाउंड की बात करें तो इरिथ्रोज एंड थ्रियोज याद रखिएगा। 5 कार्बन वाला कोई पेंटोज हो तो एराबिनोज और एराबिनोज होता है, इसके साथ में एक राइबोज होता है, तो राइबोज याद रखिएगा, ये पेंटोज शुगर है। राइबोज तो आरएनए में भी होता है। ठीक है, अगर 6 कार्बन वाले कंपाउंड की बात करें, 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट की बात करें, मींस हेक्सोज की बात करें, तो इसको डिटेल में हमें पढ़ना होता है। और इसमें एल्डो हेक्सोज में तो याद रखना ग्लूकोज है, मेनोज है, गैलेक्टोज है और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स है। जबकि कीटो हेक्सोज की बात करें तो फ्रक्टोज सबसे इंपॉर्टेंट कीटो हेक्सोज है जो अपने सिलेबस में है। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड सभी ओलिगोसैकेराइड में आते हैं। डेकासैकेराइड तक इस ओलिगोसैकेराइड्स में रखा गया है। डाइसैकेराइड में एग्जांपल तो मैं बता ही चुका हूं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेल्यूबायोज, ये सभी डाइसैकेराइड के एग्जांपल है। हम लोगों के जो सिलेबस में है वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, माल्टोज भी पूछ लिया जाता है, और ये दोनों मतलब स्टार्च और सेल्यूलोज। ठीक है, तो रिलेटेड रिएक्शन स्ट्रक्चर्स को मैं एक साथ बताता रहूंगा। आगे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज से। तो फर्स्ट है हमारा ग्लूकोज, जिसे डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखोगे, सभी जानते हैं 6 कार्बन होते हैं, तो स्ट्रेट चेन में कार्बन है। इसमें पहले मैं ओपन चेन बता रहा हूं, वैसे तो ग्लूकोज की एक्चुअल स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर को याद रख लीजिए। ये 6 कार्बन है, बिल्कुल सीधी लाइन में, कोई ब्रांचिंग नहीं है, और सबसे ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर OH 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 हर कार्बन पर है। ये कायरल कार्बन है, कार्बन नंबर 3 को याद रखिएगा। कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड है, रिमेनिंग OH राइट हैंड साइड है। यहाँ 2 का भी कायरल कार्बन पे, 3 पे, 4 पे और 5 पर, ये कायरल कार्बन में OH राइट हैंड साइड है, और केवल कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड है। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज नहीं। एक बार नहीं, 2 या 3 बार तो एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूछा जा चुका है। एल ग्लूकोज डी ग्लूकोज का मिरर इमेज जो होता है वो एल ग्लूकोज है। क्लियर है? डी ग्लूकोज का मिरर इमेज एल ग्लूकोज है। यहां डी क्यों कहा जाता है ये मैं आप लोगों को इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ा भी चुका हूं कि सबसे आखिरी वाले कार्बन का OH राइट हैंड साइड हो तो उसे डी कहा जाता है, अगर ये OH लेफ्ट हैंड साइड हो तो उसे एल कहा जाता है। लेकिन डी ग्लूकोज का मिरर इमेज एल ग्लूकोज होगा। ठीक है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 5 का ये जो H है वो उठकर चला गया इस एल्डिहाइड पर, जिससे कि ये तो H यहां पहुंचेगा तो ये तो बन गया OH, और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया इस कार्बन के साथ में। ठीक है, ये रहा ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ में, और यहां का H पहुंच गया इस ऑक्सीजन पर तो ये बन गया OH, ये रहा। क्लियर है? यहां का जो ऑक्सीजन था ये रहा वो ऑक्सीजन, उसका H पहुंच गया इस C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड पर, और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया कार्बन पर। अब ऐसे इसके 2 फॉर्म्स बनेंगे, उसके बारे में हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे। अभी मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करूंगा। ग्लूकोज की बहुत सारी रिएक्शंस ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही समझाई जा सकती हैं, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर को इजीली तोड़कर ओपन चेन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर एल्डिहाइड्स की रिएक्शंस वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शंस की बात करेंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक बार हम लोग वापस पढ़ेंगे आगे के पेजेस पर। नेक्स्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने यहां साइड में लिख दिया है, और केमिकल रिएक्शन मैंने कहा ना ज्यादातर रिएक्शन सेम है।
जैसे हाइड्रोजनेशन किया जाए निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन, तो आप समझते हैं केवल एल्डिहाइड ग्रुप का ही हाइड्रोजनेशन होगा, अल्कोहल का तो हाइड्रोजनेशन होने से रहा। तो यहाँ एल्डिहाइड की जगह एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा, ये एल्डिहाइड भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक एक OH को देखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बता दिया। कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहां भी बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है। प्रोडक्ट का नेम है सॉर्बिटॉल। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन HI रेड फास्फोरस से करा दिया तो आप जानते हैं HI रेड फास्फोरस ज्यादातर कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हुए, फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करते हुए एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो यहां सभी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, इनका HI रेड फास्फोरस से रिडक्शन होगा और एन हेक्सेन बनेगा, सीधे कार्बन का, कोई ब्रांचिंग वाला नहीं, स्ट्रेट चेन वाला एक एल्केन बनेगा। इसकी रिएक्शन, ग्लूकोज की रिएक्शन HCN से करवा दिया जाए तो याद करो एल्डिहाइड एंड कीटोन HCN से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रीन में आते हैं। H यहां ऑक्सीजन पे कंबाइन होगा और साइनाइड आकर इस कार्बन पे कंबाइन होगा, तो साइनोहाइड्रीन्स बनेंगे, डायस्टीरियोमर बनेंगे। तो यहां लिख दिया मैंने साइनोहाइड्रीन्स ऑफ ग्लूकोज। सिमिलरली अगर आपने NH2OH हाइड्रोक्सिलअमीन से रिएक्शन करा दिया है किसी एल्डिहाइड कीटोन की, तो ऑक्साइम बनता है। तो यहां का 2H और यहां का ऑक्सीजन निकलेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो क्या बनेंगे, ऑक्साइम्स ऑफ ग्लूकोज। साइनोहाइड्रीन और ऑक्साइम बनना ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन ही ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर 5, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा दी जाए। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकता है, ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। तो ब्रोमीन वाटर जब ग्लूकोज में डाला जाता है तो ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड है इसका ऑक्सीडेशन होगा, अल्कोहल्स का नहीं होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है। ब्रोमीन वाटर इसका ऑक्सीडेशन करके COOH में उस एल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है और फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसका नेम है ग्लूकोनिक एसिड। OH की पोजीशन वैसी ही है जैसे कि रिएक्टेंट में थी। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट तो आप जानते होंगे एल्डिहाइड का बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन करता है, तो टॉलेंस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा, मतलब वही ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। साथ में सिल्वर मिरर का PPT बनेगा, तो टॉलेंस टेस्ट ग्लूकोज देता है। ठीक है, ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। तो ग्लूकोज की रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन करा दी जाए जिसमें क्यूप्रिक आयन होते हैं, CuSO4 प्लस बेस वगैरह होते हैं, तो ये भी इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे और साथ में Cu2O के रेड PPT जमा होंगे। ये एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस का इंडिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रिएक्शन नंबर 9, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और किस किस ग्रुप का ऑक्सीडेशन कर सकता है, एल्डिहाइड का एंड प्राइमरी अल्कोहल का। नाइट्रिक एसिड अगर किसी एल्डिहाइड में डाल दिया जाए तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और प्राइमरी अल्कोहल में डाल दिया जाए तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहां एल्डिहाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्राइमरी अल्कोहल से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब ग्लूकोज में ऊपर वाला जो एल्डिहाइड था वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और सबसे नीचे वाला जो प्राइमरी अल्कोहल था वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये कंपाउंड बनेगा जिसका नेम है ग्लूकेरिक एसिड या सैकेरिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड इस तरीके से ऑक्सीडेशन इसका कर देता है। ये जायमेज एंजाइम है, जायमेज एंजाइम ईस्ट में मिलता है जो कि इसका डिकम्पोजिशन करता है और ग्लूकोज के डिकम्पोजिशन से इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस H2O बनते हैं। याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल, ये बियर इंडस्ट्रीज जो होती है वहां इस जायमेज एंजाइम से ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन कराकर इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन किया जाता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे 2,4-DNP टेस्ट देना चाहिए क्योंकि सभी एल्डिहाइड कीटोन 2,4-DNP टेस्ट देते हैं। 2,4-DNP का मतलब हुआ 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। बट ग्लूकोज में 2,4-DNP डाला जाए तो वहां कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसी तरीके से सोडियम बाइसल्फाइड, एल्डिहाइड तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देते ही है ना, तो उसमें व्हाइट कलर का सॉल्ट बनता है। तो सोडियम बाइसल्फाइड अगर ग्लूकोज में डाला जाए तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसी तरीके से शिफ रिएजेंट भी ग्लूकोज में यूज किया जाए तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। ये तीनों ही रिएक्शन होनी चाहिए थी क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, बट ये रिएक्शन नहीं होती है। वास्तव में इसका रीजन है साइक्लिक स्ट्रक्चर के कारण। ये तीनों ही फंक्शनल ग्रुप्स
यार ये तीनों ही रिएजेंट इतने स्ट्रॉन्ग रिएजेंट नहीं है कि ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसे तोड़कर ओपन चेन में कन्वर्ट कर सकें और एल्डिहाइड ग्रुप को फ्री कर सके और उसके साथ रिएक्शन कर सके। तो ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती है। जबकि ये ऊपर वाली जो रिएक्शंस मैंने बताई थी वो सभी साइक्लिक स्ट्रक्चर को ओपन चेन में कन्वर्ट कर देती है, तोड़ देती है। जब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप आएगा तो फिर उससे रिएक्शन कर लेती है। तो ये तीनों रिएक्शन नहीं करना एविडेंस है ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए। चलेंगे नेक्स्ट और रिएक्शंस लेते हैं। ग्लूकोज की रिएक्शन पर आयोडिक एसिड से कर दी जाए तो पर आयोडिक एसिड में याद करो आप लोग कि बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पर दो OH ग्रुप हो या एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप हो या एल्डिहाइड OH ग्रुप हो तो उनमें डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएटिव क्लीवेज होता है और करस्पॉन्डिंग ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे अगर इसमें अगर पर आयोडिक एसिड का यूज किया जाए तो 5 मॉलिक्यूल्स यहां इन 5 जगह से इसे डिसोशिएट करेंगे और जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो फॉर्मिक एसिड बनेगा ही बनेगा और ये जो अल्कोहल ग्रुप है क्योंकि उसके दोनों साइड से डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्कोहल के जब दोनों साइड से डिसोसिएशन होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो एल्डिहाइड का ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना मतलब फॉर्मिक एसिड, ये भी फॉर्मिक एसिड बना, ये फॉर्मिक एसिड बना, इसके भी डिसोसिएशन हुआ दोनों तरफ से और इसका भी दोनों तरफ से डिसोसिएशन हुआ। तो 5 मॉलिक्यूल्स तो फॉर्मिक एसिड के बने। बट ये जो सबसे नीचे है वो केवल अल्कोहल है और इस अल्कोहल का एक ही साइड से बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ तो एल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ 5 मॉलिक्यूल तो बनेंगे फॉर्मिक एसिड के और 1 मॉलिक्यूल बनेगा एल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी मैंने आपको बताई हुई थी। नेक्स्ट है मिथाइल सल्फेट से रिएक्शन करा दी जाए। मिथाइल सल्फेट एक मिथाइलेटिंग एजेंट है और जहां जहां OH ग्रुप होता है, जैसे ये कहीं भी OH ग्रुप हो उसकी रिएक्शन आप मिथाइल सल्फेट से करा दें तो ये ROMe बन जाता है, मिथाइलेटिंग एजेंट है। तो यहां जितने भी OH ग्रुप हैं वहां OMe ग्रुप आ जाएगा और पेंटा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बनेंगे। तो यहां लिखा है पेंटा मिथाइल O ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोसाइड नहीं O ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा। अगर ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करा दी जाए तो आप याद करो ग्लूकोज किसी अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करा दी जाए तो एसिटाइलेशन होता है, एस्टर बनता है। तो यहां भी 5 जो OH ग्रुप फ्री हैं ये सभी OH इन एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, यहां टक्कर मारेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे। मतलब इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ और यहाँ का H चला जाएगा इस एसिटिक एसिड के फॉर्म में, तो यहाँ एसिटाइलेशन हो जाएगा। तो पांचों पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप आकर जुड़ जाएगा तो पेंटा एसिटाइल O ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल से अगर ग्लूकोज की रिएक्शन की जाए तो अभी ये याद रखनी पड़ेगी, रिएक्शन मैंने लिख रखी है। तो इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, मिथाइल अल्फा ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा ग्लूकोसाइड। ये कुछ ग्लूकोज की रिएक्शंस है। एक रिएक्शन और है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। याद करो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अगर फिनाइल हाइड्राजीन से करा दी जाए तो C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन हाइड्राजीन के इस नाइट्रोजन से होती है और यहाँ के 2 H और यहाँ का ऑक्सीजन निकलता है और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं जिससे कि फिनाइल हाइड्राजोन बनता है। बट ग्लूकोज की रिएक्शन जब फिनाइल हाइड्राजीन से एक्सेस में की जाती है तो फिनाइल हाइड्राजीन के 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं और बनता है ग्लूकोसाजोन जो कि एक डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है। ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। देखो इसमें याद रखिएगा कि एक एनिलीन का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, एक फिनाइल कम मिलेगा आपको प्रोडक्ट में और कार्बन नंबर 1 पे तो C डबल बॉन्ड O जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था वही बनना चाहिए था। बट कार्बन नंबर 2 पर भी यहाँ रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म में हम लोग नहीं फंसेंगे। कार्बन नंबर 2 पर भी जो रिएक्शन होती है उससे फिनाइल हाइड्राजोन जैसा ही एक प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब एक फंक्शन ग्रुप बन जाता है। ठीक है, इस कंपाउंड को कहा जाता है ओसाजोन जो कि एक तरह का ओसाजोन है। ग्लूकोसाजोन एक तरह का ओसाजोन है, कार्बोहाइड्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड है ये। ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर 3, 4, 5 का कॉन्फ़िगरेशन है वैसा का वैसा कॉन्फ़िगरेशन फ्रक्टोज में भी है। फ्रक्टोज में भी वही कॉन्फ़िगरेशन है और मैनोज नाम का एक और कार्बोहाइड्रेट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। किस जैसा? ग्लूकोज जैसा। तो ग्लूकोज जो ओसाजोन बनाता है वही ओसाजोन फ्रक्टोज बनाता है, वही ओसाजोन मैनोज बनाता है अगर रिएक्शन की जाए फिनाइल हाइड्राजीन से एक्सेस में। तो ये याद रखिएगा कि कौन कौन कंपाउंड सेम ओसाजोन फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि इनमें तीनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। आगे के जो है कभी फ्रक्टोज में तो यहाँ C डबल बॉन्ड O मिलेगा आप लोगों को, मैनोज में यहाँ OH लेफ्ट साइड में मिलेगा, बस और जरा डिफरेंस नहीं है।
कार्बन नंबर 1 या 2 में ही डिफरेंस है, 3, 4, 5 में कोई डिफरेंस नहीं है, और 1 और 2 का डिफरेंस तो खत्म हो जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर वास्तव में 6 मेंबर रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अभी मैंने आपको बताया ही था, ओपन चेन के से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। अब कुछ एविडेंस की बात करेंगे। तो जो 6 मेंबर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है पायरेनोज स्ट्रक्चर। कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में मौजूद हो, इसका मतलब वो पायरेनोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट 5 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसे कहा जाता है फ्यूरिनोज रिंग। फ्यूरिनोज रिंग, ठीक है। तो ग्लूकोज तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब पायरेनोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहां 4 एविडेंस लिखे हैं जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहला तो ग्लूकोज ने 2,4-DNP से रिएक्शन नहीं किया, शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्शन नहीं किया, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं किया, जबकि करना चाहिए था, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की प्रेजेंस के कारण ही होता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद नहीं होता, और ये वीक रिएजेंट है, उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं सकते, इसलिए ग्लूकोज से रिएक्शन नहीं करते। ग्लूकोज की रिएक्शन अभी मिथाइल अल्कोहल से की थी हम लोगों ने। तो मैंने कहा था मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करके 2 तरह के ग्लूकोसाइड बने थे, मिथाइल अल्फा ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा ग्लूकोसाइड। ये अल्फा बीटा कहां से आए वो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही पता पड़ेगा, अभी बताऊंगा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, ग्लूकोज वास्तव में एक नहीं होता, 2 होते हैं। ग्लूकोज 2 एनोमेरिक फॉर्म्स में पाया जाता है, 2 तरह की एनोमेरिक फॉर्म है। एनोमेर की डेफिनेशन अभी बता दूंगा, स्ट्रक्चर आएंगी तब। वास्तव में ग्लूकोज एक नहीं होता, 2 होते हैं, एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, स्पेसिफिक रोटेशन भी डिफरेंट है। अल्फा का याद रखिएगा 112 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन है, जबकि बीटा ग्लूकोज के लिए 19 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन होता है। इसके अलावा 4th एविडेंस की भी बात करते हैं। यहां एनोमर की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, लेकिन अभी डेफिनेशन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, समझ में भी नहीं आएगी, तो डेफिनेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। ग्लूकोज का 4th एविडेंस है कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है कि म्यूटा रोटेशन शो करता है। म्यूटा रोटेशन का मतलब यह है कि किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में समय के साथ एक स्पेसिफिक रोटेशन में जो चेंज होने का प्रोसेस है वो म्यूटा रोटेशन कहलाता है। ग्लूकोज में अगर वाटर डाल दिया जाए अल्फा ग्लूकोज में या बीटा ग्लूकोज में, तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होने लगता है और 52 डिग्री पर आकर ये कांस्टेंट हो जाता है। अल्फा ग्लूकोज जिसका स्पेसिफिक रोटेशन 112 है, बीटा ग्लूकोज जिसका स्पेसिफिक रोटेशन 19 डिग्री है, अगर आप इसमें वाटर डाल दोगे तो अल्फा जो है उसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होता जाएगा और 52 डिग्री पे आके रुक जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बीटा ग्लूकोज में वाटर डाल दिया जाए तो वो भी 52 डिग्री सेल्सियस पर आकर कांस्टेंट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज होना, वो म्यूटा रोटेशन शो कहलाता है, और ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करता है। ये 4 एविडेंस है जिसके बेसिस पर ऐसा लगता है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर साइक्लिक होनी चाहिए। म्यूटा रोटेशन का डेफिनेशन मैंने यहां लिख दिया है, स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट मिलने तक स्पेसिफिक रोटेशन में जो चेंज होता है वही क्या कहलाता है, म्यूटा रोटेशन कहलाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन होता है। एनोमर की डेफिनेशन मैंने कहा कि नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट पेज पर। अब मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। ग्लूकोज का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर तो आपको आइडिया है ही, कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड है, रिमेनिंग OH कायरल कार्बन के OH राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब इसमें ये कार्बन नंबर 5 जो है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बता रखा है। यहां से H उठकर चला गया, इस एल्डिहाइड के H यहां OH आ गया और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बना इस कार्बन के साथ। ठीक है, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बना कार्बन के साथ और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन आ गया इस ऑक्सीजन पर। ये हाइड्रोजन देखो मैंने यहां लगा दिया ऑक्सीजन पर, इस एल्डिहाइड के ऑक्सीजन पर, और ये कार्बन नंबर 5 पे जो ऑक्सीजन था वो मैंने यहां लिख दिया। अब ये जो कार्बन नंबर 1 था वो पहले कायरल नहीं था ओपन चेन स्ट्रक्चर में, बट ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में बनता ही कायरल हो गया है। इसके 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, R और S। अगर OH अंदर की तरफ लिखा जाए, जैसे ये रिंग है उसके अंदर की तरफ OH लिखा जाए तो अल्फा याद कर लीजिएगा, और अगर OH बाहर की तरफ लिखा जाए तो बीटा याद कर लीजिएगा। तो ये मैंने 2 स्ट्रक्चर्स बनाई हैं आप लोगों के सामने। कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, केवल कार्बन नंबर 1 में ही डिफरेंस है। कार्बन नंबर 1 में OH राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड है। 2 पॉसिबिलिटीज थी, दोनों बना दी। एक को अल्फा ग्लूकोज कहा जाता है, एक को बीटा ग्लूकोज कहा जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे के एनोमर हैं।
तो एनोमर वो कार्बोहाइड्रेट्स है, एनोमर एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, डायस्टीरियोमर है। एनोमर एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हैं जिनमें केवल जो कार्बन नंबर 1 था, जो पहले कभी एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप था, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है। इसके अलावा किसी भी कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर हैं। 6 मेंबर रिंग दिख रही होगी आपको, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसलिए इसे पायरेनोज कहा गया है। अल्फा डी, तो डेक्सट्रो डी मतलब OH राइट हैंड साइड था, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। ठीक है, इसी तरीके से अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता तो बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज उसका नेम होता। क्लियर है? अब इस कंपाउंड का एक इस तरह का स्ट्रक्चर जिसे हावर्थ स्ट्रक्चर कहा जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में एक ऑक्सीजन है, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये वाला है। कार्बन नंबर 1 पे जो OH राइट हैंड साइड है उसे नीचे की ओर लिखा जाता है, जो OH राइट हैंड साइड है उसे नीचे की ओर लिखा जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे ऊपर की ओर लिखा जाएगा। तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिए हैं। तो ये अल्फा ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर हो गया, ये बीटा ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर हो गया। अगर डायरेक्ट हावर्थ स्ट्रक्चर पूछा जाए तो बीटा ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा कि कार्बन नंबर 1 का जो OH है वो ऊपर की ओर है। किसमें? बीटा ग्लूकोज में। कार्बन नंबर 1 का OH ऊपर की ओर है, अल्फा ग्लूकोज में OH नीचे की ओर है। अब बीटा को ऐसे भी याद रखो कि कार्बन नंबर 1 का OH ऊपर की ओर है, तो बाकी के जो OH है, रिमेनिंग OH, इसके OH अगला वाला नीचे की, अगला वाला ऊपर, अगला वाला नीचे की ओर, अगला वाला ऊपर की ओर, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में केवल कार्बन नंबर 1 का ही डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इसका यहां मैंने चेयर कन्फर्मेशन भी बना के दिखा दिया है। और एक और खास बात है कि चेयर कन्फर्मेशन में जितने भी एक्सियल पोजीशन है बीटा ग्लूकोज के लिए, जितनी भी एक्सियल पोजीशन है वहां OH एक्सियल पोजीशन पर एग्जिस्ट करता है। मतलब बड़े ग्रुप जो है एक्सियल पोजीशन, सॉरी एक्सियल नहीं, इक्वाटोरियल पोजीशन पर। वापस बोलूंगा, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में से बीटा ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, बीटा ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल होता है। उसका रीजन यह है कि इसमें जितने भी OH ग्रुप हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं, ज्यादा स्टेबल इसीलिए है क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। जबकि जो अल्फा ग्लूकोज है उसमें ये OH एक्सियल पोजीशन पर है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। इसी कारण से बीटा ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल है अल्फा ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये स्ट्रक्चर्स मैंने बताई। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज से ये जो ग्लूकोसाइड बन रहा था वो कैसे बन रहा था उसके बारे में भी सुन लो। अभी 2 रिएक्शन बताई थी मैंने, मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करने पर मिथाइल अल्फा ग्लूकोसाइड और बीटा ग्लूकोसाइड बनते हैं। वो कैसे बनते हैं समझना कि अगर किसी कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल से कर दी जाए तो याद करो हेमी एसिटाइल बनता है। अल्कोहल का एक H इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा और OR ग्रुप आके जुड़ेगा इस कार्बन पर, तो OH एंड OR ये कौन है? हेमी एसिटाइल या हेमी कीटल जैसा रिएक्टेंट था उस तरीके से। अगर इस हेमी एसिटाइल और हेमी कीटल की रिएक्शन अल्कोहल से और करा दी जाए तो यहां से H और OH बाहर निकलेगा और एक और OMe ग्रुप यहां आकर जुड़ जाएगा, तो एक कार्बन पर 2 OMe या OR ग्रुप आकर जुड़ जाएंगे। सेम सिचुएशन है ग्लूकोज में, पहले से ही कार्बन नंबर 1 पर एक OH एंड OR ग्रुप तो पहले से ही होता है। आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 1 पर एक OH ग्रुप है और एक OR ग्रुप है, इसीलिए मैंने इसे हेमी एसिटाइल कहा था, साइक्लिक हेमी एसिटाइल। तो ये साइक्लिक हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर है और यही कारण है जब ग्लूकोज की रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल से करें, क्योंकि ये खुद हेमी एसिटाइल जैसा है, ऐसा हेमी एसिटाइल जैसा एक कार्बन पर OH एंड OR ग्रुप है, इसलिए वो मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करेगा और ये OH जो है उसकी जगह OR मतलब OMe ग्रुप आके जुड़ जाता है। वो भी स्ट्रक्चर यहां आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, वो रिएक्शन भी। ग्लूकोज जो कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज दोनों है, उसमें कार्बन नंबर 1 पर OH डिफरेंट है और कार्बन नंबर 1 जो है वो हेमी एसिटाइल वाला कार्बन है। कार्बन नंबर 1 पे OH भी है, OR ग्रुप भी है, तो वो मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कर सकता है। और जो कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप था उसकी जगह OMe ग्रुप आ गया। अगर अल्फा है तो OH नीचे था, बीटा है तो OH ऊपर की ओर है और जहां OH था वहां OMe ग्रुप आ गया। तो ये दोनों ही कंपाउंड मिथाइल अल्फा ग्लूकोज पायरेनोज
6 में बढ़ रही हैं और ये मिथाइल बीटा ग्लूकोपाइरानोज कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से मिथाइल सल्फेट से रिएक्शन करें या एसिटिक एनहाइड्राइड से, अभी बताई थी दोनों रिएक्शन, उनसे भी 5 मिथाइल ग्रुप या 5 एसिटाइल ग्रुप जुड़ते हैं, तो वो उन अल्फा बीटा पोजीशन पे जुड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, और दो दो तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बताइए ये तीनों की तीनों ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है। ग्लूकोज का तो ऑक्सीडेशन टॉलेंस रिएजेंट से हो जाता है, इसका मतलब ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन कर देता है, तो ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। बट इन सभी की रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट से कराओगे तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में तो यहां OH ग्रुप था, हेमी एसिटाइल ग्रुप था, वो टॉलेंस रिएजेंट से, फेलिंग सॉल्यूशन से, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से इजीली डिसोशिएट होकर ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहां अगर OR ग्रुप आ गया तो ये टॉलेंस रिएजेंट से या फेनिक सॉल्यूशन से ऑक्सीडेशन इनका नहीं होता है, मतलब ये उसका रिडक्शन नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। तो याद रखिएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर में यहां OH फ्री नहीं होता, OR ग्रुप और OR ग्रुप होता है। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में और एडवांस में खूब पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अच्छा उनमें डिफरेंस भी बता देता हूं मैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में। यहां मैंने रिड्यूसिंग शुगर लिए हैं, यहां नॉन रिड्यूसिंग शुगर लिए हैं। अगर फ्री हेमी एसिटाइल या हेमी कीटाइल ग्रुप की बात करें तो रिड्यूसिंग शुगर में फ्री हेमी एसिटाइल ग्रुप होता है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग में फ्री हेमी एसिटाइल ग्रुप नहीं होता, उस जगह कार्बन नंबर 1 पे OH नहीं होता। ठीक है, रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो रिड्यूसिंग शुगर जो कि ग्लूकोज है वो तो कर सकता है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है ये रिएक्शन शो नहीं कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन रिड्यूसिंग शुगर ही कर सकता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसी तरह से म्यूटर रोटेशन भी रिड्यूसिंग शुगर ही शो कर सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर म्यूटर रोटेशन शो नहीं कर सकते हैं। तो ये तो मैंने ग्लूकोज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता दिए। नेक्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर है डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहा जाता है और लीवोलोज भी कहा जाता है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहा जाता है क्योंकि वो डेक्सट्रोरेटरी होता है। ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 52 डिग्री होता है, और जो फ्रक्टोज है वो लीवोरोटेटरी होता है, इसलिए शॉर्ट में इसको मतलब कॉमन नेम है इसका लीवोलोज। ये भी बिल्कुल ओपन चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी मिलता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी मिलता है। अब एक साथ ही इनकी दोनों स्ट्रक्चर बता देता हूं। देखो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, ये एक कीटो हेक्सोज है। कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा ग्लूकोज में होता था। ग्लूकोज में भी कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड था, कार्बन नंबर 4 का OH राइट हैंड साइड, कार्बन नंबर 5 का OH राइट हैंड साइड था। सेम फ्रक्टोज में भी वैसा ही है। ये रूम तो सही नहीं है, इसमें तो बहुत आवाज आती है, गूंजती है आवाज, बिल्कुल बेकार रूम। पर क्या करें। नेक्स्ट सेकंड कंपाउंड है डी फ्रक्टोज। कॉमन नेम है फ्रूट शुगर, फ्रूट्स में मिलता है इसलिए, और लीवोलोज क्योंकि ये लीवोरोटेटरी होता है। ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना बताया था? +52, डेक्सरोटेटरी होता है। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो होता है -92 डिग्री के आसपास, लीवोरोटेटरी होता है। ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर में मिलता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज की ही तरह है, इसमें कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड है, कार्बन नंबर 4, 5 उसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ग्लूकोज में है। डिफरेंस है तो इतना है कि ये एक कीटो हेक्सोज है। ठीक है, इसमें कार्बन नंबर 2 पर कीटोनिक ग्रुप होता है। स्ट्रक्चर पहचान लो अच्छी तरह से, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज मैंने बता दिए। अब ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती हैं।
कोई भी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट आ जाएगा तो इसे भी ओपन चेन में कन्वर्ट कर देगा, बट कोई नॉर्मल फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो फ्रक्टोज 6 मेंबर रिंग की जगह 5 मेंबर रिंग में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 6 मेंबर रिंग को फ्यूरेनोज पायरेनोज कहा जाता है, लेकिन ये तो 5 मेंबर रिंग में है तो इसे फ्यूरेनोज कहा जाता है, तो ये फ्यूरेनोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो, अगर कार्बन नंबर 5 का ये H इस जगह पहुंच जाए इस ऑक्सीजन पर और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाए कार्बन के साथ, तो 1 2 3 4 एंड ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए 5 मेंबर रिंग बनेगी और वो 5 मेंबर रिंग कुछ इस तरीके से होगी। ये यहाँ कार्बन नंबर 2 कायरल नहीं है, बट जैसे ही ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा कार्बन नंबर 2, वो कायरल हो जाएगा, उसका एक अल्फा फॉर्म बनेगा, एक बीटा फॉर्म बनेगा, ग्लूकोज की ही तरह। ग्लूकोज में भी कार्बन नंबर 2, देखो एक मिनट ध्यान से, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 एंड 6, कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड है, 4 का OH राइट हैंड साइड, 5 का OH राइट हैंड साइड ही था, जिस कारण से राइट साइड से ही बॉन्ड बनाया है। कार्बन नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन अब आ गया है, पहले नहीं था। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर OH राइट साइड हो मतलब रिंग के अंदर की तरफ हो तो अल्फा फॉर्म है, तो ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोसाइड हो गया, फ्यूरिनोज हो गया। फ्यूरिनोज क्यों बोला जाएगा? क्योंकि फ्यूरिनोज में 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 एंड ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए 5 मेंबर रिंग। ठीक है, 6 मेंबर रिंग होती तो पायरेनोज कहा जाता है, तो इसमें 6 मेंबर रिंग ना होकर 5 मेंबर रिंग होती है, NCERT के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। नेक्स्ट, अगर ये OH बाहर की तरफ रखा जाता तो CH2OH को अंदर की तरफ रखा जाता तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता, तो ये बीटा है क्योंकि OH बाहर की तरफ है, तो बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज स्ट्रक्चर है। ये भी दोनों एक दूसरे के एनोमर हैं, जैसे अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एनोमर होता है, वैसे ही अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज भी एक दूसरे के एनोमर होते हैं। ठीक है, और इसमें भी म्यूटर रोटेशन होता है। इसका स्पेसिफिक रोटेशन, अल्फा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन -21 डिग्री है, जबकि बीटा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन -133 डिग्री है। जब इनमें म्यूटर रोटेशन होता है तो ग्लूकोज जो फ्रक्टोज होता है वो -92 डिग्री पर रहता है। ठीक है, इनके हावर्थ स्ट्रक्चर मैंने यहां बना दिए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि यहां बना के दिए गए हैं, बट फिर भी ये स्ट्रक्चर सब उनको देखने तो है ही। नेक्स्ट, इनकी रिएक्शंस की बात करते हैं। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये देखो, कार्बन नंबर 2 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड, ये दिख ही रहा है। इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कर दिया निकल के प्रेजेंस में, तो ये केवल कीटोनिक ग्रुप का हाइड्रोजनेशन होगा, एक H यहां आएगा, एक H यहां आ जाएगा, ये कार्बन भी कायरल बन जाएगा और इस कार्बन पर भी OH ग्रुप आ जाएगा। अभी अगर ये कार्बन कायरल कार्बन बन गया है तो इस पर OH दोनों तरफ आना चाहिए, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। रिमेनिंग OH तो देखो आप, रिमेनिंग OH का कॉन्फ़िगरेशन तो वैसा ही है जैसा ग्लूकोज में था, जैसा फ्रक्टोज में था, वैसा ही है कि केवल कार्बन नंबर 2 पर चेंज हुआ है। ठीक है, एक तो वही है जो ग्लूकोज में बना था, जिसको क्या कहा जाता था, सॉर्बिटॉल, और दूसरा है मैनिटॉल। OH राइट साइड था ग्लूकोज वाले के अंदर, तो ये सॉर्बिटॉल है, लेफ्ट हैंड साइड हो तो मैनिटॉल है। तो फ्रक्टोज का हाइड्रोजनेशन किया जाए तो दो कंपाउंड बनते हैं, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है HI रेड फास्फोरस से रिएक्शन करोगे तो इसमें भी स्ट्रेट चेन है, तो यहां N हेक्सेन ही बनेगा, तो N हेक्सेन ही इसमें बन जाता है। HCN से रिएक्शन करो तो एल्डिहाइड या कीटोन पर रिएक्शन होगी तो साइनोहाइड्रीन बनेगा, तो यहां भी साइनोहाइड्रीन ऑफ फ्रक्टोज लिख दिया गया है। और NH2OH से रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइम बनता है, ग्लूकोज में भी और फ्रक्टोज में भी। फ्रक्टोज का ऑक्साइम अलग होगा, ग्लूकोज का अलग है, बट यहां रिएक्शन होगी और ये फ्रक्टोज का ऑक्साइम फॉर्मेशन होगी। ठीक है, रिएक्शन, आगे की रिएक्शन तो बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसा ग्लूकोज में थी। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करें तो ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट कीटोन का तो ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है, इसलिए ब्रोमीन वाटर से फ्रक्टोज की रिएक्शन नहीं होती है, याद रखना। नाइट्रिक एसिड तो ऑक्सीडेशन करता है, किससे से करता है, एल्डिहाइड का करता है, वो इसमें नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, वो इसमें है। ये रहा प्राइमरी अल्कोहल, ये रहा प्राइमरी अल्कोहल, इन दोनों का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। बाकी के जो कार्बन थे उनको इस तरीके से एक साथ लिख दिया गया है। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो कीटोन है, टॉलेंस रिएजेंट तो एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, बट यहाँ टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है और इसका रीजन ये है कि ये देखो कीटोन है और इसके अल्फा पोजीशन पर क्या है, OH ग्रुप है। ये एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन,
अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं। ऐसा कीटोन जिसकी अल्फा पोजीशन पर OH ग्रुप हो तो टॉर्टोमेरिज्म के कारण एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है, इस कारण से ये टेस्ट दे सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके सिल्वर मिरर देता है, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ CuO2 का रेड पीपीटी बनाता है। तो ये वास्तव में एक रिड्यूसिंग शुगर हुआ, क्योंकि ये टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो फ्रक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ तो ग्लूकोज ने भी ग्लूकोसाजोन बनाया था, फ्रक्टोज भी ग्लूकोसाजोन बनाएगा, और अगर मैनोज होता तो भी ग्लूकोसाजोन बनाता, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया था कि इन तीनों में इन कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, इसलिए इसकी रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन से हो तो ग्लूकोसाजोन ही बनता है, वही ओसाजोन जो ग्लूकोज से बना था वही फ्रक्टोज से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं। पर आयोडिक एसिड से रिएक्शन करा दें। पर आयोडिक एसिड से रिएक्शन करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, पास पास में OH कीटोन, कीटोन OH, OH OH, OH OH, OH OH, तो ये बॉन्ड डिसोशिएट हो गए, 5 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे क्योंकि 5 जगह से बॉन्ड तोड़ना है। प्राइमरी अल्कोहल जिसके केवल एक साइड से बॉन्ड टूटेगा वो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। तो 2 फॉर्मेल्डिहाइड मैंने यहां बना दिए हैं, कहां गया, ये रहे 2 फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इस C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ से बॉन्ड डिसोशिएट हुआ तो ये तो CO2 बनना चाहिए, तो एक CO2 यहां बना दिया गया है। और इस अल्कोहल के दोनों तरफ से बॉन्ड टूटेगा तो ये फॉर्मिक एसिड बनेगा, ये भी फॉर्मिक एसिड बनेगा और ये भी फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड मैंने यहां लिख दिया है। रटने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट लगा के इसको कर सकते हैं। ये वैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछने जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन जब ग्लूकोज से हुई थी तो ग्लूकोज का ग्लूकोसाइड बना था, मिथाइल अल्फा ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा ग्लूकोसाइड। सिमिलरली फ्रक्टोज की रिएक्शन भी मिथाइल अल्कोहल से होगी तो मिथाइल अल्फा ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा ग्लूकोसाइड नहीं फ्रक्टोसाइड बनेगा। मिथाइल अल्फा फ्रक्टोसाइड, मिथाइल बीटा फ्रक्टोसाइड। देखो एक बार इसके स्ट्रक्चर पे वापस चलता हूं मैं। फ्रक्टोज में भी ये कार्बन का नंबर 2 पर OH ग्रुप है और OR ग्रुप है। ये साइक्लिक हेमीकीटाइल ग्रुप है, ये साइक्लिक हेमीकीटाइल ग्रुप है। यहां पर भी ये OH रिएक्शन करेगा मिथाइल अल्कोहल से और यहां OH की जगह OMe आ जाएगा, यहां भी OH की जगह OMe आ जाएगा। क्लियर है, तो वो बन जाएंगे मिथाइल फ्रक्टोसाइड। नेक्स्ट है मिथाइल सल्फेट से रिएक्शन कर दें तो मैंने बताया था मिथाइल सल्फेट से रिएक्शन करेंगे तो जितनी जगह OH होंगे उतनी जगह मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। तो 5 जगह OH ग्रुप है, हालांकि साइक्लिक फॉर्म में भी 5 जगह OH ग्रुप है, तो उन पोजीशन पर OMe 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 ग्रुप आ जाएंगे। तो पेंटा मिथाइल O फ्रक्टोज बनेगा। ग्लूकोज की ही तरह एसिटिक एनहाइड्राइड से भी रिएक्शन कर लेता है फ्रक्टोज और फ्रक्टोज में भी 5 OH की जगह एसिटाइल ग्रुप आ जाएंगे। तो पेंटा एसिटाइल O फ्रक्टोज यहां बन जाएगा। क्लियर है, तो ये रिएक्शंस हो गई। नेक्स्ट 2,4-DNP टेस्ट तो ग्लूकोज ने भी नहीं दिया था, फ्रक्टोज भी नहीं देता। शिफ्ट रिएजेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो एल्डिहाइड का टेस्ट है, ग्लूकोज तो देगा, फ्रक्टोज तो देगा भी नहीं। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी ये कंपाउंड नहीं देता है और कारण क्या है इनका कि ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज जो है वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कोई स्ट्रॉन्ग रिएजेंट आए तो उसे तोड़ देगा, ओपन चेन में कन्वर्ट कर देगा, बट वीक रिएजेंट ये काम नहीं कर पाते हैं। ये तीनों वीक रिएजेंट है, ये काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, तो ये फ्रक्टोज का थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं एपीमर्स की तरफ। एपीमर क्या होते हैं, देखो ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 का जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर वो चेंज कर दिया जाए, किसी एल्डोज में केवल एक कार्बन जो कि कार्बन नंबर 1 है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया जाए तो वो कहलाते हैं एनोमर, वो भी होते हैं डायस्टीरियोमर। ठीक है, बट कार्बन नंबर 1 जो एनोमरिक कार्बन है, फ्रक्टोज में एनोमरिक कार्बन कौन है, कार्बन नंबर 2। फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, साइक्लिक फॉर्म में होगा। एनोमर साइक्लिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, एपीमर साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब सॉरी एपीमर साइक्लिक फॉर्म में भी रह सकते हैं, ओपन चेन में भी रहते हैं। एनोमर केवल साइक्लिक फॉर्म में ही रह सकते हैं, ओपन चेन फॉर्म में नहीं रह सकते। तो एनोमर में ग्लूकोज के लिए कार्बन नंबर 1 एनोमरिक कार्बन है, फ्रक्टोज के लिए कार्बन नंबर 2 एनोमरिक कार्बन है।
अगर एनोमरिक कार्बन को छोड़ दो, उसके अलावा किसी एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया जाए तो ऐसे डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं एपीमर्स। जैसे डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज में कार्बन नंबर 2 पर चेंज होता है बस, और कोई चेंज नहीं होता है, तो ये C2 एपीमर कहलाते हैं। डी ग्लूकोज में और डी एलोज में कार्बन नंबर 3 पर चेंज होता है केवल, और कार्बन नंबर 3 पर, तो ये C3 एपीमर है। डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 पे चेंज कर दो तो वो डी गैलेक्टोज बन जाएगा, केवल कार्बन नंबर 4 पे चेंज, तो ये C4 एपीमर है। जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो ये मैंने लिख ही दिया है, आप लोगों को याद भी हो गया होगा, कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन अगर कार्बन नंबर 1 पे चेंज कर देता हूं मैं, ये देखो कार्बन नंबर 1 पे चेंज कर दिया, केवल 1 पे, ये OH इस तरफ आ गया, तो C2 पे चेंज किया तो ये C2 एपीमर एनोमर मेनोज है। कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड था, अब राइट हैंड साइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, C3 एपीमर ऑफ ग्लूकोज विच इज कॉल्ड डी एलोज। इसी तरह से कार्बन नंबर 4 पर ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया जाए और किसी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं किया गया, तो ये दोनों ग्लूकोज और ये जो कंपाउंड बना है जिसे गैलेक्टोज कहा जाता है, ये C4 एपीमर है ग्लूकोज का। तो एपीमर की डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डायस्टीरियोमर। ये तो हो गया मोनोसैकेराइड्स में, डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज हम लोगों ने पढ़ा। डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं तो डाइसैकेराइड मैंने बता ही दिया था कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हों, वो है डाइसैकेराइड्स। 2 तरह के हैं, एक तो है नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, एक रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड का मतलब वो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा, वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करेगा, वो म्यूटर रोटेशन शो नहीं करेगा, वो ओसाजोन नहीं बनाएगा फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करके, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर डाइसैकेराइड ये काम कर लेगा। याद रखना एग्जांपल, एक तो है सुक्रोज, नॉन रिड्यूसिंग में एक ही अपने सिलेबस में सुक्रोज, और रिड्यूसिंग में तो माल्टोज, लैक्टोज और सेल्यूबायोज कई तरह के होते हैं। माल्टोज की स्ट्रक्चर बता दूंगा, वैसा ही स्ट्रक्चर लैक्टोज का है, वैसा ही स्ट्रक्चर सेल्यूलोज का है, थोड़ा थोड़ा चेंज करने पर स्ट्रक्चर याद रह जाएगी, ठीक है। सुक्रोज को तो कहा जाता है केन शुगर, ठीक है, केन से निकाला जाता है। लैक्टोज माल्टोज को माल्ट शुगर, लैक्टोज को मिल्क शुगर, और सेल्यूबायोज को पता नहीं क्या कहा जाता है, वैसे सेल्यूबायोज अपने सिलेबस में भी नहीं है। इन चारों का मतलब सुक्रोज का, माल्टोज का, लैक्टोज का और सेल्यूबायोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, C12H22O11। और वास्तव में ये 2 मोनोसैकेराइड्स हैं, ये 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड हैं, C6H11O5, C6H11O5, और दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन है। इनका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये भी C6H12O6 हो जाएगा, ये भी C6H12O6 हो जाएगा, मतलब 2 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स इसमें बनेंगे, ठीक है। 2 पार्ट अलग हो जाते हैं हाइड्रोलाइसिस से। इनका हाइड्रोलाइसिस भी लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये किन किन से मिलके बने हुए हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स। इन चारों का ही हाइड्रोलाइसिस करता हूं। अगर सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो ये जिन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है वो कंपोनेंट में डिसोशिएट हो जाएगा। तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है या तो डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में करा दो, या एक एंजाइम है जिसे इन्वर्टेज भी कहा जाता है, सुक्रेज भी कहा जाता है, दोनों में से कुछ भी कह दो। इनका हाइड्रोलाइसिस होगा तो डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज बनता है, क्लियर है, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज बनता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर मतलब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस को इन्वर्जन ऑफ शुगर भी कहा जाता है, इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्यों? क्योंकि यहां ये स्पेसिफिक रोटेशन इसका डेक्सोरोटेटरी होता है रिएक्टेंट का, और जो प्रोडक्ट का मिक्सचर बनता है उसका स्पेसिफिक रोटेशन लीवोरोटेटरी होता है। तो इसमें प्लस से माइनस में स्पेसिफिक रोटेशन का साइन चेंज हो जाता है, इसलिए इसे इन्वर्जन ऑफ शुगर कहा जाता है, ठीक है। माल्टोज, ये ध्यान रखना किन किन से मिलकर बना है। माल्टोज केवल 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है, 2 अलग अलग ग्लूकोज यूनिट। तो माल्टेज एंजाइम से भी हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं और H2 डाइल्यूट एसिड से भी कर सकते हैं। 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है तो 2 डी ग्लूकोज इसमें बनते हैं। सेल्यूबायोज भी 2 ग्लूकोज यूनिट से कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करने पर भी 2 ग्लूकोज बनते हैं। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज के कॉम्बिनेशन से बना है, उन दोनों को जुड़ने से बना है, तो यहां डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, ये 2 तरह के कंपाउंड्स बनेंगे हाइड्रोलाइसिस करने पर। याद रखिएगा एंजाइम्स के नाम भी, सुक्रोज का सुक्रेज है, माल्टेज का माल्टेज है, माल्टोज का, और लैक्टोज का लैक्टेज है। नाम याद रखना मुश्किल नहीं।
ठीक है, अब मैं सुक्रोज का स्ट्रक्चर बता देता हूं आप लोगों को किस तरह का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है सुक्रोज। सुक्रोज किन किन से मिलकर बना है? डी अल्फा से, याद रखिएगा अल्फा, अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज, पाइरेनोज मतलब 6 मेंबर रिंग, प्लस डी बीटा, यहां बीटा है कौन? फ्रक्टोफ्यूरिनोज। वापस बोलो, अल्फा तो ग्लूकोज है, बीटा फ्रक्टोज है। ग्लूकोज 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और फ्रक्टोज 5 मेंबर रिंग साइक्लिक के स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपस में जुड़ा होता है, मतलब एग्जिस्ट करता है। इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 2 के बीच में ऑक्सीजन होता है। कैसे देखना है ध्यान से एक बार, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 3 का OH राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है ना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा बना दिया। कार्बन नंबर 1 पर OH राइट हैंड साइड है, OH यहां राइट हैंड साइड था, तो ये अल्फा ग्लूकोज है। कौन सा है? अल्फा ग्लूकोज है। अब देखिए फ्रक्टोज की बात, फ्रक्टोज ये रहा कार्बन नंबर 1 2 3 4, इसमें कार्बन नंबर जो 2 था उसमें OH लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड मतलब बाहर की तरफ, बीटा। तो ग्लूकोज तो अल्फा था, फ्रक्टोज बीटा था, उनमें से H2O निकलने से ये बना है, ऑक्सीजन बीच में आ गया। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये नॉन रिड्यूसिंग क्यों होता है? ये नॉन रिड्यूसिंग इसलिए होता है कि यहां इसमें कार्बन नंबर 1 पर OH नहीं है, OR है, ये वाला पार्ट भी OR है, मतलब यहां हेमी एसिटाइल जैसा तो कुछ है ही नहीं, ये एसिटाइल ग्रुप है, ये कीटैलिक ग्रुप है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्लियर है? ये ग्लूकोज का पार्ट है, ये फ्रक्टोज का पार्ट है। अब इसका हावर्थ स्ट्रक्चर मैंने यहां बना दिया। एनसीईआरटी में तो ये वाला हावर्थ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये वाला हावर्थ स्ट्रक्चर समझना थोड़ा आसान है, फिर भी आपको देखना पड़ेगा ये तो। क्लियर है? तो यहां ये पूछ लिया जाता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसलिए है क्योंकि यहां ना तो हेमी एसिटाइल ग्रुप फ्री है, ना हेमी कीटैल ग्रुप फ्री है, ये अगेन ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट लेते हैं माल्टोज। माल्टोज वास्तव में 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है ना। डाइमर कौन है इसका? किसका डाइमर है? ये डी ग्लूकोज का डाइमर है, मतलब 2 डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। इसमें जो 2 ग्लूकोज यूनिट है उसमें से एक ग्लूकोज यूनिट तो अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज है, ठीक है, जबकि दूसरी ग्लूकोज यूनिट जो है वो बस ग्लूकोपाइरेनोज है, वो अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। एक तो हमेशा अल्फा है ग्लूकोज यूनिट, और दूसरा ग्लूकोज यूनिट अल्फा बीटा कुछ भी हो सकती है। जैसे ध्यान देना, ये ग्लूकोज है, कार्बन नंबर 1 पर OH है, इसमें OH है इसलिए रिड्यूसिंग है, OH फ्री है, इसमें हेमी एसिटाइल है। कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड, कार्बन नंबर 2 का राइट हैंड साइड। अब देखना ध्यान से, ये भी ग्लूकोज था, ये अल्फा ग्लूकोज था, इसमें OH यहां था, ये भी ग्लूकोज था, इसमें यहां OH था। इसके कार्बन नंबर 4 में और कार्बन नंबर 1 में, यहां कार्बन नंबर 1 का OH और यहां कार्बन नंबर 4 के OH में से H2O निकल गया, तो ये यहां H2O निकल गया, तो ये ऑक्सीजन बीच में बच गया। इस तरह का स्ट्रक्चर है। एक बार मैं बना दूं, वापस बता दूं, वापस बोलूं, एक ग्लूकोज यूनिट में तो कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 4 में से H2O निकल जाए तो ऐसा लिंकेज बनता है। अब ऐसा लिखने ही ठीक है समझने के लिए कि अंदर की तरफ से लिंकेज है तो अल्फा लिंकेज है, इससे कहा जाता है अल्फा C1C4, ये C1 है, C4 है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, माल्टोज में अल्फा लिंकेज होता है, अल्फा मतलब समझ रहे हो ना, अंदर की तरफ से अल्फा। ये वाला कार्बन इसका कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, ये ओपन चेन में कन्वर्ट होगा तो ये अल्फा और बीटा के मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए माल्टोज 2 तरह के होते हैं, अल्फा माल्टोज और बीटा माल्टोज, 2 तरह के माल्टोज होते हैं। ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? क्योंकि ये वाला पार्ट इजीली रिड्यूसिंग हो सकता है, ओपन चेन में कन्वर्ट होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है, और ये टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडेशन इसका हो सकता है। क्लियर है? इसका हावर्थ स्ट्रक्चर मैंने यहां बनाया हुआ है। हावर्थ स्ट्रक्चर में देखो, कार्बन नंबर 1 ये रहा, OH नीचे की तरफ था अल्फा, और तो स्ट्रक्चर में कार्बन का देख ही लेना, इनका कॉन्फ़िगरेशन भी ग्लूकोज में बताया था। ये रहा दूसरा ग्लूकोज इस तरफ, इसमें OH कहीं भी हो सकता है, ये वाला अभी तो मैंने राइट से बनाया है, ये किसी साइड भी हो सकता है, तो मैंने इस तरह से जिगजैग बना दिया। और कार्बन नंबर 4 का OH नीचे की तरफ था, नीचे ही होता है, तो इसमें कार्बन नंबर 1 ये वाला और कार्बन नंबर 4 ये वाला, इनमें से H2O निकलने से ये स्ट्रक्चर बनी है। ये C1C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। कई बार तो ये स्ट्रक्चर देकर पूछा गया है कि अल्फा है कि बीटा है, तो यहां से पहचानना कि ये OH नीचे की तरफ है यहां, या ऑक्सीजन ऊपर की ओर है। ठीक है, तो अगर ऊपर की ओर है तो बीटा है और नीचे की ओर है तो अल्फा है।
तो ये नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है, इसका रिड्यूसिंग पार्ट है। इस कार्बन पर OR मतलब OH एंड OR ग्रुप फ्री है, ये रिड्यूसिंग शुगर का पार्ट है। ये तो हो गया माल्टोज। अब सुनना ध्यान से, मैं इसी में बताऊंगा सेल्यूबायोज क्या होता है, स्ट्रक्चर अलग से नहीं लिख रहा हूं। यहां बीटा लिंकेज, अल्फा लिंकेज है अंदर की तरफ से। अगर ये लिंकेज बीटा होता, मतलब ये वाला बीटा ग्लूकोज होता, यहां से जुड़ा होता और यहां इस तरह से H होता। अगर इसमें C1 C4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता तो इसका नाम माल्टोज नहीं होता, इसका नाम फिर सेल्यूबायोज होता। कहने का मतलब सेल्यूबायोज का और माल्टोज का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, बस डिफरेंस है तो इतना सा है कि इसमें कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। उसमें भी, इनमें भी दोनों यूनिट ग्लूकोज है, माल्टोज में भी और सेल्यूबायोज में भी दोनों यूनिट ग्लूकोज यूनिट होती है। ये तो स्ट्रक्चर हो गया सेल्यूबायोज का। अब बात करते हैं हम लोग लैक्टोज की। लैक्टोज में एक ग्लूकोज यूनिट बताई थी, एक गैलेक्टोज यूनिट बताई थी। ग्लूकोज यूनिट तो ऐसी ही होती है। लिंकेज कौन सा होता है? बीटा लिंकेज होता है। और ये वाली जो यूनिट है इसमें कार्बन नंबर 4 में जो OH है इस तरफ ना होकर इस साइड में होता है। कार्बन नंबर 4 का में चेंज कर दिया जाए तो गैलेक्टोज होता है। वापस बोलो, ये वाली यूनिट तो ग्लूकोज यूनिट होती है जो रिड्यूसिंग वाली होती है, और नॉन रिड्यूसिंग वाली यूनिट जो होती है वो गैलेक्टोज यूनिट होती है। किसमें? लैक्टोज में। और लैक्टोज में C1 C4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। जैसा सेल्यूबायोज में बीटा वाला लिंकेज था वैसा ही लिंकेज लैक्टोज में भी होता है, बीटा लिंकेज। माल्टोज में तो अल्फा लिंकेज था अंदर की तरफ से, लैक्टोज में और सेल्यूबायोज में बीटा लिंकेज है। सेल्यूबायोज में दोनों ग्लूकोज यूनिट है, बट लैक्टोज में ये ग्लूकोज यूनिट होती है और नॉन रिड्यूसिंग वाली यूनिट जो होती है वो गैलेक्टोज यूनिट होती है। तो ये मेजर स्ट्रक्चर्स का जो था कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको इसमें बताया। क्लियर है? तो ये डाइसैकेराइड्स मैंने यहां पर बता दिया है। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड्स पर। तो पॉलीसैकेराइड ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। पॉलीसैकेराइड जो है वो नेचुरल पॉलीमर्स हैं मोनोसैकेराइड्स के। बहुत सारे मोनोसैकेराइड के कॉम्बिनेशन से पॉलीसैकेराइड्स बने। जितने भी पॉलीसैकेराइड्स है वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, रिड्यूसिंग कोई भी नहीं होता है। हम बात करेंगे पहले स्टार्च की, फिर ग्लाइकोजन की, फिर सेल्यूलोज की। स्टार्च भी नेचुरल पॉलीमर है, ग्लूकोज का कोई खास बात नहीं है। मोनोमर यूनिट इसकी अल्फा ग्लूकोज है, याद रखिएगा। इसमें अल्फा यूनिट जुड़ी होती है, बीटा यूनिट होती नहीं है इसमें, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज जो है इसकी मोनोमर यूनिट है। और डाइमर यूनिट कौन सी है? अल्फा माल्टोज। माल्टोज भी कौन सा? अल्फा वाला, बीटा वाला नहीं, अल्फा माल्टोज की डाइमर यूनिट है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन सा होगा? माल्टोज जैसा ही होगा, C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। तो इसमें भी C1 C4 में अल्फा वाला ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। सेल्यूलोज के अंदर बीटा लिंकेज होता है, इसमें अल्फा लिंकेज होता है। पार्ट ऑफ स्टार्च के दो पार्ट है, एक तो अमाइलोज है और दूसरा अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दो तरह के पार्ट होते हैं। ग्लूकोज मतलब स्टार्च दो तरह के अलग अलग टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है उनके बारे में बात करते हैं। अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज ग्लूकोज का 20% पार्ट है स्टार्च का, जबकि अमाइलोपेक्टिन 80% पार्ट ऑफ स्टार्च होता है। ये वाटर में सॉल्युबल होता है, हॉट वाटर में अमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन हॉट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, सॉल्युबल ही नहीं होता है, ठीक है। अमाइलोज में डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कम होता है, कहने का मतलब उसमें लेसर नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ी होती है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है, इसलिए ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है। जबकि अमाइलोपेक्टिन में हायर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, कहने का मतलब इसमें बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ी होती है, इसी कारण उसका मॉलिक्यूलर वेट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। आयोडीन के साथ ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स में आता है अमाइलोज, जबकि अमाइलोपेक्टिन आयोडीन के साथ में वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स में आता है। एक बड़ा डिफरेंस है। अमाइलोज एक अनब्रांच्ड पॉलीमर है, बिल्कुल सीधा चेन में ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ी रहती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है। ग्लूकोज यूनिट के बीच में एक अलग से ग्लूकोज की ब्रांच निकल जाएगी। बहुत सारी ग्लूकोज चल रही है और है ना, हर 25वीं यूनिट पे एक ग्लूकोज की नई ब्रांच स्टार्ट हो गई, फिर अगली 25वीं यूनिट पे 25 से 30 यूनिट के बीच में ग्लूकोज की एक नई ब्रांच स्टार्ट हो जाएगी। तो अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच स्ट्रक्चर है, तो ये ब्रांच्ड पॉलीमर है। ब्रांचिंग बिटवीन किस किस कार्बन के बीच में ब्रांचिंग होती है? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में ब्रांचिंग होती है, जो भी अभी मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा।
ठीक है, इसमें लिखा हुआ एवरेज 25 से लेकर 30 ग्लूकोज यूनिट के बाद में एक नई ब्रांच स्टार्ट हो जाती है। 25 से 30 ग्लूकोज यूनिट आने के बाद में एक नई ब्रांच चल जाती है, फिर 25 से 30 के बाद में एक नई ब्रांच स्टार्च में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर बताता हूं, आप अमाइलोज का और अमाइलोपैक्टिन का स्ट्रक्चर देखनी। अभी मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया था, माल्टोज का स्ट्रक्चर बताया था, कार्बन नंबर 4 से लेकर ऐसे अल्फा लिंकेज बनता था, है ना, अंदर की तरफ से, फिर कार्बन नंबर 4 से अंदर की तरफ लिंकेज बने, फिर 4 से अंदर की तरफ लिंकेज बन जाए, ग्लूकोज अल्फा, अल्फा ग्लूकोज आपस में जुड़ते जाए, बड़ी सी स्ट्रक्चर बन जाए, क्या स्ट्रक्चर बनेगी, अमाइलोज। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर हार्वर्ट बना दी मैंने। कार्बन नंबर 1 का OH नीचे की तरफ है, अभी भी माल्टोज में अपन ने दोनों OH को नीचे रखा था। कार्बन नंबर 4 का OH नीचे की तरफ है, ये अल्फा लिंकेज, फिर अल्फा लिंकेज आगे से आगे बढ़ता जाए तो ये हो गया अमाइलोज का स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब अमाइलोपैक्टिन में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल अमाइलोज जैसा ही स्ट्रक्चर है, बस कार्बन नंबर 6 है ना, वहां से एक नई ब्रांच स्टार्ट हो जाती है हर 25 यूनिट के बाद। मान लीजिए एक चेन चल रही थी, उसमें ये 25-26 यूनिट है ग्लूकोज की, तो यहां से कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 के बीच में एक नई ब्रांच स्टार्ट हो गई। 6 से एक नई ब्रांच स्टार्ट हो गई, जो कि अगली जो ब्रांच थी ना उससे कार्बन नंबर 1 से जुड़ी हुई है, फर्स्ट से जुड़ी हुई है। अगली जो यूनिट आएगी 25-30 यूनिट, उसमें भी कार्बन नंबर 6 से एक नई ब्रांच स्टार्ट हो जाएगी। ये अमाइलोपैक्टिन, मेजर डिफरेंस यही है। इनकी स्ट्रक्चर कोई बनाने के लिए नहीं देगा। ठीक है, बस ये पूछेगा अल्फा लिंकेज है कि बीटा लिंकेज है ना, ये पूछ सकता है एमाइलोज में कि कौन कौन से कार्बन के बीच में लिंकेज होता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन में और अमाइलोपैक्टिन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे अमाइलोपैक्टिन ब्रांच स्ट्रक्चर है, वैसे ग्लाइकोजन भी ब्रांच स्ट्रक्चर है, बट इसमें ब्रांचिंग थोड़ी ज्यादा है। ज्यादा कैसे? अमाइलोपैक्टिन में तो हर 25 से 30 यूनिट पर एक नई ब्रांच स्टार्ट होती थी, इसमें ब्रांचिंग हर 5वीं से 6ठी ग्लूकोज यूनिट के बाद में एक नई ब्रांच स्टार्ट हो जाती है। बस इतना सा इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है सेल्यूलोज। स्टार्च की तरह ही सेल्यूलोज भी नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, किसका? ग्लूकोज का, लेकिन बीटा ग्लूकोज है, यहां पर अल्फा ग्लूकोज नहीं है, पहला बड़ा डिफरेंस। नेक्स्ट है, इसमें जो मोनोमर सैकराइड यूनिट्स है, मोनोमर यूनिट है, वो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज है। ठीक है, ग्लूकोज है 6 मेंबर रिंग में। डाइमर यूनिट इसमें बीटा सेल्यूबायोज है, बीटा सेल्यूबायोज में C1 C4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ऐसे ही सेल्यूलोज में भी C1 C4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इसमें स्टार्च से भी ज्यादा होता है। मतलब स्टार्च में नॉर्मली जो एवरेज ग्लूकोज यूनिट होंगे उससे कहीं ज्यादा ग्लूकोज यूनिट सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स में होती है। अब इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी मैंने ये अनब्रांच्ड होता है, ब्रांच नहीं होता। तो अभी मैंने स्ट्रक्चर बताई थी अमाइलोज की, उसमें ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ी हुई थी C1 एंड C4 से। यहां डिफरेंस इतना है, वहां कार्बन का ये जो कार्बन नंबर 1 था ना, उसका OH नीचे की तरफ था, वो अल्फा लिंकेज था। इसमें OH ऊपर की तरफ है, तो इसका ऊपर वाला OH यहाँ के नीचे वाला OH में से H2O निकला, तो इस तरह का लिंकेज होता है। अब ये बना दिया है, वैसे ये स्ट्रक्चर थोड़ा नीचे होगी, ये ऊपर होगी, फिर ये और ऊपर हो जाएगी इस तरीके से। ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ है ना, तो ये इसके नीचे वाले पार्ट से यहां मिलेगा, फिर ये ऊपर की तरफ मिलेगा। तो समझाने के लिए इस तरह से बना दिया। इसको पहचान लेना कि ये बीटा लिंकेज है, कार्बन नंबर 1 का OH ऊपर की ओर है, ये बीटा लिंकेज है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई किसकी? सेल्यूलोज की। इसी के साथ में बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट तो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अमीनो एसिड वाले जो ये पोर्शन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। अमीनो एसिड पॉलीमर नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके।